नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधे जंतर मंतर से। बच्चे अगर घर के बाहर हों तो घर में माँ बाप परेशान हो जाते हैं, पर जरा सोचिए, अगर देश का भविष्य ही सड़कों पर उतर आए तो फिर देश को कितना परेशान होना चाहिए। इस वक्त जंतर मंतर हम सबको उसी परेशानी का एहसास करा रहा है कि हमारे देश का भविष्य अपने भविष्य और उस भविष्य के सपने को लेकर कितना परेशान है कि कहीं उसके भविष्य का सपना मर न जाए। और सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर यह भी सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड हो जाएगा। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। दिल्ली का जंतर मंतर यानी वो दहलीज जहां से देश का गुस्सा अपने हुक्मरानों से फरियाद करता है। ये फरियादें दरबार के किस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब होती हैं, इसी बात से फरियाद के कद और उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इस बार चोट थोड़ी गहरी है। इस बार जंतर मंतर पर गम और गुस्से का अजीब संगम है। किसी को छात्रों और आम लोगों का त्योहार देखना हो तो उसे जंतर मंतर का नजारा जरूर करना चाहिए। हर तरफ बस एक ही शोर है कि शायद इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि फिर किसी बच्चे के सपने को एग्जाम के नाम पर कोई चुराने की हिम्मत न कर पाए। माँ बाप और उनके बच्चों के सपनों के हक में एक ऐसा कानून बन सके जिसके बाद हर बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। नाइंसाफी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का सैकड़ों साल पुराना किस्सा नई पोशाक पहनकर एक बार फिर हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। रगों में लहू बनकर उतर चुका इम्तिहान चोरों का कैंसर आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। अवाम सियासत के बीज बोकर हुकूमत की रोटियां सेकने वाले नेताओं के भविष्य का फैसला करना चाहती है। यह गुस्सा एक मिसाल है कि हजारों छात्र जब एक मकसद के लिए एक साथ स्कूल कॉलेज से निकलकर गांधी के बताए आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियत पर यकीन और बढ़ जाता है। महंगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती देश की आवाम के सामने भ्रष्टाचार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से हम पार पा गए तो यकीन मानिए
सोने की चिड़िया वाला वही सुनहरा हिंदुस्तान एक बार फिर हम सबकी नजरों के सामने होगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी हाँ, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्रांति की मशालें जलाकर, नारे लगाकर, आमरण अनशन पर बैठकर या सरकार को झुकाकर आप छात्रों की ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग को जीतने के लिए खुद आपका बदलना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी का बढ़ावा देने में आप भी कम गुनहगार नहीं हो। नीट एग्जाम पेपर लीक सिर्फ एक लीकेज नहीं, बेईमानी और भ्रष्टाचार का पूरा एक कटर है। दिल्ली के दिल जंतर मंतर से शुरू हुआ इंकलाब उम्मीद की किरण जगाता है कि अपने देश को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर हमारे भविष्य यानी नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाने का हमारा सपना अभी मरा नहीं। यह अलग बात है कि हक और ईमानदारी की बात करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा तक करना नहीं चाहते और दूसरों से ईमानदारी से नीट या उस जैसे दूसरे इम्तिहान को कराने की उम्मीद रखते हैं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर मौजूद छात्र निरंकुश थे या सियासी लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को जंतर मंतर के इस गम और गुस्से को करीब से महसूस करना चाहिए। यह भीड़ किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी है जो पूरे साल की पढ़ाई की मेहनत और अपने माँ बाप के सपनों के बार बार टूटने से तंग आ चुके हैं। अगर हम तंग आ चुके इन हजारों लोगों को किसी एक नाम से पुकारेंगे तो यकीनन वो नाम आंदोलन ही होगा। बाकी सब आजाद हैं अपने अपने हिसाब से इसे कोई और नाम देने के लिए। जंतर यानी मशीन और मंत्र के मतलब की गिनती, यानी जंतर मंतर का मतलब हुआ वक्त और ग्रहों की गिनती करने वाली मशीन। क्या इत्तेफाक है ना कि आज जो जंतर मंतर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन का पहचान बन चुका है, वो गुजरे वक्त में देश की महान वैज्ञानिक तरक्की का सबूत हुआ करता था। और ये भी क्या इत्तेफाक है कि 33 साल पहले 1993 में डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने पहली बार जंतर मंतर पर कोई बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद से जंतर मंतर वो जगह बन गई जो सबको जगह देती है, जहां लोकतंत्र सचमुच जिंदा नजर आता है। वही इस बार भी हो रहा है, इसी जंतर मंतर पर क्यों? तो असल में इसकी शुरुआत इसी साल मई में हुई थी। पूरे साल कड़ी मेहनत और सपनों पर नजरें गड़ाए 22 लाख बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नीट के इम्तिहान में बैठते हैं। उस इम्तिहान में जिसे चोरों ने पहले ही चुरा लिया था, पेपर लीक हो चुका था, एग्जाम कैंसिल। अब सोचिए, सिर्फ उन बच्चों के बारे में नहीं, उनके माँ बाप के बारे में भी, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की हसरत में अपनी सारी पूंजी लगा दी। कुछ की पूंजी कम पड़ी तो बच्चों की खातिर घर बार बेच दिया, पर उन्हें मिला क्या? धोखा। अब अगर एक देश एक इम्तिहान तक को चोरों से न बचा पाए तो भारत का भविष्य गुस्सा तो होगा, उदास और मायूस भी। बहुत से तो ऐसे बच्चे थे जिन्हें एग्जाम के बाद लगा कि उनकी मंजिल बस अब दरवाजे पर खड़ी है। इम्तिहान ही इतना अच्छा गया था, लेकिन जब नीट चोरों के चोरी की दास्तान सामने आई तो ऐसे बहुत सारे बच्चे टूट गए। देश भर में 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी। सोचिए, सोचकर ही अजीब लगता है। जिंदगी का इम्तिहान तो समझ आता है, पर बच्चों का इम्तिहान भी जान लेता है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का दर्द समझता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमए कर चुका हूँ अभी कंप्लीट, मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन जो हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे 90 से ऊपर पेपर लीक हो गए 10 साल में, छोटे बड़े सब मिला करके। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे कहीं भी हो, जिसके कारण हमारे केवल तथाकथित आंकड़े में 17 छात्रों ने जान गंवाई है।
ना जाने कितने छात्राओं ने जान गंवाई होगी। हम उनके इंसाफ के लिए और ताकि आगे ऐसा ना हो सके हमारे देश में, हमारा देश एक संजीदगी से पेश आए और अमन और चैन की जिंदगी बनी रहे। क्या करते हैं मैम, स्टूडेंट कोई लीडर का बच्चा मैम सुसाइड नहीं करता है, मेरे जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एग्जाम में। हम बदलाव एजुकेशन में चाहते हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। हम 18-19 इयर्स के हैं, हमारा पूरा फ्यूचर आगे जाने वाला, बहुतों की फैमिलीज डिपेंडेंट है इस पेपर पे, और ये पेपर कभी लीक हो रहा है, कभी यहाँ पे लास्ट ईयर जैसे था लोगों को पहुंचाए गए, इस बार लीक हो गया, कितने बच्चों ने सुसाइड्स करा। ये जो है आज आगे जाके सही कर दिया जाएगा, उन बच्चों की लाइफ वापस नहीं आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि 20-25 बच्चे मर चुका है। ये नीट एग्जाम ये प्राइवेट कंपनी को दिया है। ये एग्जाम बच्चे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्टडी हार्ड एंड दे हैव टू गेट ए जॉब, दे हैव टू कॉम्पीट एग्जाम्स, बट यू गिव द NTA इज अ प्राइवेट कंपनी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी को दिया है। एंड नोबडी नोज इन द लास्ट 10 years कम से कम 15 पेपर लीक हुआ है, पेपर सेटिंग से लीक हुआ है। सो इतना हो रहा है, द गवर्नमेंट शुड कम एंड से या हम ठीक करेगा। ऐसे आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है आपको, तो आपको भी आगे जाकर नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी कुछ तुम्हें लग रहा है कि गलत हो रहा है, या आप क्या क्या चीजें देख रहे हो? बहुत गलत हो रहा है, मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, वो होना नहीं चाहिए। बहुत लोग अपने सुसाइड कर ले रहे हैं, होना नहीं चाहिए। नीट के उन बच्चों ने यूं ही जान नहीं दे दी थी, बल्कि उसके पीछे भी एक कड़वे सच की दास्तान थी। हमारा देश दुनिया के गिने चुने उन सबसे बड़े देशों में से एक है जहां सबसे बड़ा स्कूली सिस्टम है। देश भर में मौजूद 14,71,000 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 24 करोड़ 70 लाख बच्चे पढ़ते हैं। भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा होते हैं। हर साल देश के अलग अलग कॉलेजों से करीब 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन जानते हैं हर साल इन 50 लाख ग्रेजुएट होने वाले बच्चों में से नौकरी कितनों के हिस्से में आती है? सिर्फ 28 लाख। यानी हर साल औसतन 22 लाख बच्चे ग्रेजुएट होने के बावजूद बेरोजगारों की गिनती बढ़ाते जाते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर पूरे साल की मेहनत के बाद एक पूरा इम्तिहान ही चोर चुरा ले जाए तो उन बच्चों पर क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप का क्या हाल होता होगा। और यहीं से ये सवाल और गुस्सा दोनों एक साथ आया कि जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बजने के दावे किए जा रहे हैं, वो देश बच्चों का एक छोटा सा एग्जाम भी चोरों और भ्रष्टाचारियों से नहीं बचा पाया। सही बोले तो मेरा पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हो गया, बट आई वांटेड कि मेरा जो फ्यूचर, जो मेरा बहन है, जो मेरा भाई है, उनको ये जो एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है अभी, जो इसका ये जो भी ये लोग कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो ठीक नहीं चल रहा है अभी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई, जो मेरा बहन आने वाला है, उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो। इस चीज़ की वजह से मैं आज आई हूँ यहाँ पर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्टैंड लेने के लिए। जैसे कि मम्मा ने बोला कि एजुकेशन बेसिक राइट है, और हम कंट्री में ये भी बोलते हैं कि यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो फिर आप क्या ही करोगे? आप ये बोलते हो कि फ्यूचर में हम इतने डेवलप हो जाएंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, आप कैसे डेवलप हो पाओगे? जो है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग आगे आए, क्योंकि मेरी बेटी ने भी नीट का पेपर दिया, 2 बार लीक हुआ है। वो आज के टाइम में वो इतनी डिप्रेस है ना कि सर वो नहीं आई। अच्छा, उसने भी नीट का पेपर दिया। जो पेपर लीक हो जा रहा है, कम से कम उसे तो कंट्रोल किया जाए, चलो मतलब रोक लगाई जाए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश तो आप कर सकते हो ना, दिखना चाहिए कि आपने कोशिश किया, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली क्या है कि नीट तो पास हो गए, बट कॉस्टली इतना ज़्यादा हो जा रहा है आगे जाके कि एजुकेशन की मतलब सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। डेमोक्रेसी की तुमने पूरी तरह से हत्या कर दी और तुम हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। सोना वांगचुक को जिस तरह से तुम उठा के ले गए हो, क्या वो सही तरीका था? तो इस बात का हम अभी तक तो हम ये चाहते थे कि भाई सुने सुने सुने, लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए कि भैया आर पार की स्थिति होनी चाहिए। बहुत हुआ, अब इसके आगे सहन शक्ति बची नहीं।
आप कंपेयर करते हो खुद को कि हम बांग्लादेश से ऊपर है, हम पाकिस्तान से ऊपर है, आप चाइना से खुद को कंपेयर करो ना। वो इतना बड़ा एग्जाम गाँव का जो वर्ल्ड नंबर 1 टफेस्ट एग्जाम है, वो इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट करा पाते हैं। आप 25 लाख बच्चों का नीट नहीं करवा पा रहे कंडक्ट, तो ये कैसा सिस्टम हुआ फिर आपका? मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा का ये कहना था कि तुम पहले पढ़ो, तुम अपने ये करो, लेकिन भाई सिस्टम है, हम उस सिस्टम में अभी आगे और बढ़ना है, जाना है। अगर ये सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे फिर आगे जा पाएंगे? इस वजह से हम खुद झगड़ भान के आ गए। और एक मेरे पास एक पॉइंट है एक्चुअली, मैंने जैसे एक न्यूज पे देखा था एक्चुअली कि एक स्टूडेंट था जिसको 2 मिनट हो गया था, तो एग्जाम को वो नहीं बैठने दिया, उनको नहीं बैठने दिया गया है। तो ये तो देखिए कितना शेमफुल बात है। जो बंदा उतने टाइम से वो स्टडी कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? तो ये तो एकदम शेमफुल एकदम चीज है। आई थिंक जो मिलेनियल्स हम जैसे नहीं कर पाए वो आज की यूथ करेगी, बिकॉज दे आर नॉट स्कैर्ड, और आई थिंक वी हैव रियली पुश देम टू द कॉर्नर। अगर हमने उनको इतना कॉर्नर में पुश कर दिया तो रेवोल्यूशन का स्पार्क तो वहीं से आएगा। तो सिस्टम से बहुत परेशान हूँ, और सिर्फ एक सीफा पे या एक रेजिग्नेशन से ये चीज़ नहीं बदलेगी। हमें सिस्टम में बहुत बड़े चेंज करने पड़ेंगे। एक जाएगा, दूसरा आएगा, सिस्टम वही रहेगा। मेन जो हमारा रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, वो हमें सिस्टम में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूल चेंज करने पड़ेंगे कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी हो, प्लस उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। बास वहाँ से स्प्रेड हो रहा था, हमारी पूरी आंखों में से पानी, हमारी सांसें पूरी बंद हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था भागे दौड़े क्या करे करके। अगर इनको हमारे साथ यही करना था तो, और अगर उनको हमारे ऊपर मतलब यहाँ से ये प्लान है ना कि इन्होंने पहले ही तय करके रखा था कि पहले हम इनको यहाँ तक लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम उन पे ये जानलेवा हमला करेंगे। हम टेररिस्ट थोड़ी ना, स्टूडेंट है, हम क्यों फेंकेंगे पत्थर वो लोग लेके आए थे और उन्होंने फेंके, और फिर बाद में ये बोल दिया कि स्टूडेंट फेंक रहा है। वो उनका ऑलरेडी प्लान था कि ये सब उनको करना है और ये जो हो रहा है ये रुक जाए। कि जो प्रशासन है उसने बिना कुछ कहे लड़कियों पे लाठी चार्ज किया, पत्थरबाजी की यहाँ के लोगों की। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी सरकार से परेशान लोग हैं, तो क्या ये सही है हम पे लाठी चार्ज करना, हम पे पत्थरबाजी करना जो हमारी प्रशासन ने किया है? जिस तरह से बर्बरता के साथ हमारे साथियों को मारा गया, हमारी बहनों को मारा गया, वो अशोभनीय था। और हमने उन्हें, जब हमारे साथियों को, हमारी बहनों को ये बर्बरता से मार रहे थे, उनको बचाने के लिए हम बैरिकेड के बाहर थे, वहां से कूद के उनके पास हम गुलाब का फूल लेके जा रहे थे, और उन्होंने हमें फूल के बदले, फूल तो नहीं लिए लेकिन बदले में लठ मारी। मई में पेपर लीक के बाद बच्चे नाराज थे, उदास थे, गुस्सा थे, छोटे मोटे मंचों से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी एक अजीब वाकया हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे भारत के चीफ जस्टिस के मुंह से एक शब्द निकला, कॉकरोच। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से निकले इस एक शब्द को अमेरिका के बॉस्टन शहर में एक भारतीय ने मजाक मजाक में लपक लिया, और उसी मजाक में सोशल मीडिया पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। शुरुआत में सोशल मीडिया पर यह मजाक ही बना हुआ था, इस पर मीम्स बन रहे थे, सब इसे मजाक में ही ले रहे थे, लेकिन असल में चुपचाप खामोशी के साथ यही कॉकरोच नीट के मारे बच्चों का साथी बनता जा रहा था। उधर हुक्मरानों को लगा कि कोई नहीं, दोबारा नीट का एग्जाम करा लेंगे। गरज तो बच्चों को है, डॉक्टर बनना है तो वो इम्तिहान में बैठ भी जाएंगे। लंबे चौड़े दावों के बीच पहली बार दुश्मन देशों की सरहदों के अंदर जाने वाले वायुसेना के जहाजों को डॉक्टरी के सवाल जवाब वाली पर्चियों यानी पेपर एग्जाम सेंटर तक भेजना पड़ा। तब कहीं जाकर बच्चों के इम्तिहान पूरे हुए और फिर रिजल्ट भी आ गए। तो सवाल है कि जंतर मंतर पर बच्चों का फिर ये हुंकार क्यों? यार, जब वोट मांगने का वक्त आता है तो आप घर घर भेजते, वोट डोलते हो, लेकिन आज हम लोग जब आपसे न्याय मांगने आए हैं तो आप आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रहे हैं? आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है क्या? आपकी संवेदना कहाँ गई है? जिनसे चुनकर आप आते हो उन्हीं को तुम कुत्तों की तरह भगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब बात उस शिक्षा के मुद्दे से ऊपर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो अब मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। उनका मांगो। वो क्या देश को चला रहे हैं? क्या
है कि उनसे एक इस्तीफा नहीं मांगा गया, तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र यहाँ खत्म है। हमारी डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे वो, और जितने पेपर लीक हुए सभी बच्चे का मेहनत समझे, कैसे बच्चे मेहनत करते हैं और दिन दिन भर रात रात जाग के एक पेपर निकालने के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष को समझे धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि सर जिस तरह के आपने कल हम लोगों को मारा है, पीटा है, आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आप जितना तोड़ोगे उतना मजबूत होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेंगे, साथ ही साथ अब मोदी का भी इस्तीफा की मांग होगी। एक कुर्सी नहीं छोड़ सकता है, एक रेजिग्नेशन नहीं दे सकता है। अब सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है मैम कि ये जो ट्यूशन का इतना हायर फी है वो बार बार हम पे दे सकते हैं। हम तो कोई सिंगल चाइल्ड नहीं है मैम कि सिर्फ हम ही को पढ़ाएंगे, पेरेंट्स और भी भाई बहन हमारे होते हैं पढ़ने के लिए। और मैम एक बार पेपर लीक हो जाता है, इससे बच्चों का मनोबल भी टूट जाता है। मतलब वो आए ही सिर्फ इस माइंडसेट से थे कि आज बहुत पीटना है। बहुत से बिना वर्दी के जो लोग थे वहाँ पर, उनका क्या अधिकार था? वो सब गुंडे हैं, खाकी वर्दी वाले गुंडे। मेरा मन तो उन्हें आतंकवादी कहने का था कि वो खाकी वर्दी वाले आतंकवादी है, पर थोड़े सभ्यता का मान्य रखते हुए कि मेरे हम भी पुलिस से आते हैं जो भी है, तो हमने कहा गुंडे थे वो लोग। पुलिस फैमिली से बिलोंग करते? जी जी जी। लोगों के लिए मजाक में पैदा हुआ कॉकरोच अब जंतर मंतर पर पहुंच चुका था। मुद्दा और मांग बड़े सीधे साधे थे। पढ़ाई के एग्जाम और तरीके अच्छे और पढ़ाई की फील्ड के देश के सबसे बड़े उस्ताद यानी शिक्षा मंत्री नीट एग्जाम में फेल होने के बाद स्कूल से निकल जाए, यानी अपनी कुर्सी छोड़ दे। मांग सीधे बच्चों से जुड़ी थी, कॉकरोच नया नया, और नई चीज हमेशा अपने साथ नई उम्मीदें लाती है। लिहाजा देखते ही देखते अब सोशल मीडिया के पर्दे के बाहर हकीकत की जमीन पर भी बच्चे कॉकरोच से जुड़ते चले गए। अब भी सब कुछ शांत और ठीक ठाक चल रहा था, फिर तभी लद्दाख के समाज सेवी सोनम वांगचुक की जंतर मंतर में एंट्री होती है। फिर वो अचानक आमरण अनशन का ऐलान कर देते हैं। भूख हड़ताल शुरू हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं पर होता कुछ नहीं। लोग जंतर मंतर पर आते हैं और वीकेंड की छुट्टियां जैसी छुट्टियां मनाकर लौट जाते हैं। पर जैसे जैसे भूख हड़ताल के दिन बढ़ते गए, अचानक लोगों को 15 साल पुराना जंतर मंतर याद आने लगा। 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन, वो आंदोलन जिसमें पहली बार नई नस्ल ने अन्ना हजारे में गांधी को देखना शुरू कर दिया था। बीतते दिनों के साथ सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वजन तेजी से गिर रहा था। ऐसे में कोई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया इस फरियाद के साथ कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए, यानी उनका आमरण अनशन खत्म करवाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत एक फैसला सुनाया। कहा सोनम वांगचुक की जिंदगी कीमती है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। बस हाई कोर्ट का इतना भर कहना ही दिल्ली पुलिस को एक हथियार दे गया। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। सोनम वांगचुक ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि उस दिन सभी छात्र संसद भवन तक मार्च करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक दिल्ली में हलचल तेज हो जाती है। 17 जुलाई की सुबह अचानक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाता है। नए कमिश्नर की पहली मीटिंग जंतर मंतर को लेकर होती है। पूरी शाम और रात तैयारी होती है और फिर 18 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के ठीक 20वें दिन डॉक्टरों का भेष बनाकर दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन मंच से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। लगा अब 20 जुलाई का संसद मार्च मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक के हटाने के साथ साथ जंतर मंतर को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस उस जंतर मंतर का मतलब भूल बैठी थी, जिसका जन्म ही समय और ग्रहों की गिनती करने के लिए हुआ था। 20 मार्च को हजारों बच्चे अपने समय और ग्रहों को बेहतर बनाने एक बार फिर उसी जंतर मंतर पर पहुंच चुके थे। उधर पुलिस भी तैयार थी बच्चों को रोकने के लिए, और इधर बच्चे भी तैयार अपनी आवाज हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने के लिए। लाठियां चली। रोते हुए बच्चों के आंसुओं को आंसू गैस की गोले से और ज्यादा भिगोया गया। कुछ को गिराया गया, कुछ को उठाया गया। कुछ थाने पहुंचे, कुछ अस्पताल, और कुछ जो वापस घर लौटे तो ये सोच कर लौटे
कि अपने सपनों में रंग भरने के लिए वो वापस फिर लौटेंगे इसी जंतर मंतर पर, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जंतर मंतर से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।